सभी लोग लाइव आ जाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि आवाज़ जा रही है कि नहीं। अगर आवाज़ जा रही है तो यस कीजिए, ताकि आज का क्लास जो है हम लोग कंटिन्यू करें। और अब हम लोग जो है थोड़ा क्वेश्चन ऑफ नंबर यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है हम लोग कुछ पढ़े थे और कुछ बाकी था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और फिर बाकी जो टाइम बच जाएगा उसमें हम लोग अगला पीडीएफ वाला भी करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग इसमें कहाँ तक पढ़े थे? 25 नंबर पढ़ लिए थे, ठीक है। अब पढ़ना है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से पढ़ेंगे। जिनको भी पता है आंसर ना, वो लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। मानव भ्रूण यानी कि फीटस। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सल आप लोग डोनर जानती होंगी। सार्वभौम मतलब वो सारे जगह जहाँ वो चीज़ लागू होता है, किसी के लिए भी वो स्पेशल नहीं होता है, वो सारे चीज़ों के लिए एक ही समान होता है। सार्वभौमिक मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही सार्वभौम प्रवृत्ति पूछ रहा है कि मानव भ्रूण की सार्वभौम प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विस्तारित, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोड़, और फिर ऑप्शन नंबर सी है कुछ समय बढ़ाया गया और कुछ समय तक फ्लेक्सेट किया गया, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च विस्तारित। यानी कि प्रवृत्ति मतलब क्या, आप एक तरह का लक्षण मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत लोग का आंसर जो है, आप लोग तुक्का मत लगाइए, जिन लोगों को भी अगर पता है वही आंसर बताइए, ठीक है। ऐसे फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाले होंगे तो ज़रूर से नंबर दीजिएगा, ठीक है। आज टोटल हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर जो है, चलिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ये जो है उतना इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछाता है क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर सभी लोग देंगे, ठीक है। एक महिला जो गर्भवती हो गई है लेकिन उसने कभी भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो उसे कहा जाता है क्या? वो कहा जाता है नुल्लीपेरा, न्यूली ग्रेविडा, मल्टीपेरा और परपूरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसी महिला जो गर्भवती हो गई है लेकिन अभी तक कोई भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए, यानी कि वो कभी ना कभी प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हुई है लेकिन किसी कारण बस कि मतलब वो स्टिल बर्थ जन्म दी होगी, यानी मरा हुआ बच्चा या फिर अबॉर्शन हो गया होगा, लेकिन वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट में सब लोग आंसर देंगे। न्यूली ग्रेविडा किसी का आंसर आ रहा है और नल्ली पेरा भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नल्ली पेरा बोलेंगे, ठीक है। जिसने अभी तक कोई भी जीवित बच्चा नहीं दिया हुआ है लेकिन वो कभी ना कभी प्रेग्नेंट हुई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नुल्ली पेरा, ठीक है। देखिए, जिन लोगों को भी अगर समझ में क्वेश्चन ना आए ना, तो आप लोग बैक कीजिएगा और फिर से एक बार सुन लीजिएगा ना, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को जब हम बार बार वही बात बोलेंगे तो फिर अगर जो भी डिफ़िकल्ट होगा उसको हम खुद ही 2-3 बार बता देंगे। लेकिन जो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है उसके लिए जिसको ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग बैक करके, जिनको भी अगर मान लीजिए कभी आवाज़ नहीं आई उनके पास या फिर कुछ और दिक्कत है, तो वो लोग थोड़ा सा बैक करेंगी, तो वो फिर से जब सुनेंगी तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर
जो है टाइम ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग का पढ़ाई भी उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं। एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है क्या कहलाती है? यानी एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए पिछले बार ये सारा ऑप्शन था इसलिए सारा ऑप्शन नहीं बताए, फिर वहाँ बता देते तो आप लोग अगला क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चन को ही अच्छा से समझ लीजिए। ये सारा जितना जो है ना इसमें ऑप्शन, ये सारा कुछ ऑप्शन आप लोगों को उसमें आगे क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो महिला को हम लोग क्या बोलेंगे जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रीमी पेरा, मल्टीपेरा, लिविडा और फिर प्रीमी ग्रेविडा। यहाँ पे लिविडा नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेविडा होगा। ठीक है, टाइपिंग में स्टिक है। तो ये आप लोग ऑप्शन में बताइए कि क्या हो जाएगा इसमें। इसका आंसर तो सभी लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन और भी जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे ना तो उनको बहुत बार ये क्वेश्चन बताया भी गया है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादातर लोग का ऑप्शन आ रहा है ए। तो ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। सभी लोग आप लोग इसका आंसर लिखिएगा और फिर काउंट करके ज़रूर लास्ट में बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है क्या कहलाती है? यानी पहली बार गर्भवती हुई है, यानी वो अभी तक कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमी पेस प्रीमी, यहाँ पे पेरा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये र है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रीमी पेरा इसको पढ़िएगा, मल्टी पेरा, न्यूली ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा। तो देखिए चाहे वो पहली बार गर्भवती हुई हो या फिर एक बच्चे को जन्म दी हुई हो, उस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमी ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा किसको बोलेंगे? जो कि अभी तक कोई भी एक भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दी है, लेकिन पिछले बार वो जो है प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, लेकिन किसी कारण बस उसका गर्भ जो है नहीं ठहरा है या फिर बच्चा जो है वो डेथ कर गया है किसी के कारण, तो उसको हम लोग न्यूली ग्रेविडा पढ़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग जानने थे। ठीक है, न्यूली ग्रेविडा किसे बोलेंगे? तो न्यूली ग्रेविडा उसे बोलेंगे जो अभी तक कोई भी जीवित बच्चा जन्म नहीं दी है, लेकिन जो पहली बार गर्भवती हुई है या फिर जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमी ग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस इजी भी है, तो इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है। यानी प्रसव, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसका भी प्रसव नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुआ है, तो उसको आप लोग क्या सलाह देंगी? ठीक है, माँ को प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त लेने के लिए प्रोत्साहित करें, मादा को प्रतिदिन आयरन व फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए, टेटनस ऑक्साइड की टीका लगवाना चाहिए। देखिए पिछले बार जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में, तो हम क्या बताए थे, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है लेकिन ऑप्शन में अगर सही दिया हुआ, सभी दिया हुआ है, तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? सभी, क्योंकि 99.99 ये ऐसा, मतलब एक मेरा एक एक्सपीरियंस है कि वही आंसर सही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है अगर उसमें सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वैसे भी आप लोग इसका आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सही बात है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको अतिरिक्त आहार की ज़रूरत होती है, ये सभी को पता है। प्लस में आयरन और कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। और टीडी, अभी ये टेटनस टॉक्साइड लिखा हुआ है, ये पहले का होगा इसलिए, लेकिन अभी टीडी हो गया है, टेटनस टॉक्साइड। ठीक है, तो ये टॉक्साइड चेंज हो गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। पहले टीटी बोला जाता था लेकिन अब ये टीडी हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ कहीं भी आप लोग को समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा बैक कीजिएगा और फिर आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए असामान्य प्रसव कहलाता है। असामान्य, देखिए एक होता है सामान्य, एक असामान्य। ठीक है, तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऐसे आप लोग समझ गई होंगी,
यूटेसिया, कठिन प्रसव, डिलीवरी और प्रसव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असामान्य प्रसव मतलब क्या? सामान्य प्रसव मतलब क्या? सामान्य मतलब सामान्य। असामान्य प्रसव क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ कठिन होता है, कठिनाई आता है, यानी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो वही इसमें ऑप्शन आप लोग ढूंढिए कि कहाँ दिया हुआ है। आप लोग को हिंट भी दे दिए, तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग का बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बी आंसर ही होगा, कठिन प्रसव ही होगा, ठीक है। असामान्य प्रसव मतलब कठिन प्रसव। असामान्य प्रसव क्यों होता है भाई? जब उस लेडी में कोई प्रॉब्लम होता है, कठिनाई होती है, तभी ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो इजी क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। यूटोसिया, कठिन प्रसव, ग्रेविडा की प्रसव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, प्रसव, ठीक है। बहुत लोग का बी आंसर भी आ रहा था, बहुत लोग का नहीं, बहुत कम लोग का। तो बी भाई नहीं होगा, ये पिछले क्वेश्चन का है, ये अभी प्रसव होगा। प्रसव यानी कि लेबर वार्ड में भी अगर आप लोग ड्यूटी की होंगी तो क्या होता है, उसमें जन्म ही होता है ना। तो जन्म देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है दर्दनाक गर्भाशय संकुचन। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गर्भाशय ग्रीवा के गतिशील फैलाव से संबंधित और गर्भाशय के सख्त होने से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी है शोध की उपस्थिति। तो देखिए, यहाँ पे जिन लोगों को भी अगर पता है आंसर, तो सभी लोग आंसर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये बता देते हैं कि आखिर ये वास्तविक प्रसव पीड़ा क्या होता है। तो देखिए, प्रसव पीड़ा जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है वास्तविक और एक होता है अवास्तविक, ठीक है। इसको ट्रू और फॉल्स पेन भी बोलते हैं। अवास्तविक को फॉल्स पेन और फिर वास्तविक को ट्रू पेन्स, ठीक है, ट्रू पेन बोलते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वास्तविक प्रसव का लक्षण नहीं है, यानी इसमें से कौन गलत है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय सख्त नहीं होता है, बल्कि जो ग्रीवा होती है यानी सर्विक्स होती है ना, वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर वास्तविक और मतलब अवास्तविक में आप लोग को अंतर भी बता देते हैं, तब आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए, होता ये है ना कि जो भी वास्तविक प्रसव पीड़ा होता है उसका एक निश्चित टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि 30 मिनट पे आएगा, तो फिर अगले 30 मिनट पे आएगा। लेकिन अवास्तविक जो प्रसव पीड़ा होता है ना, वो कभी भी आ जाएगा। जैसे कि अभी 15 मिनट पे आ गया, अगला में 20 मिनट पे आए या फिर 30 मिनट पे आए, कभी भी आ सकता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। लेकिन वास्तविक जो प्रसव पीड़ा होता है ना, उसमें एक निश्चित टाइम अंतराल होता है, ठीक है। और फिर एक और है, दूसरा नंबर ये है ना कि वास्तविक प्रसव पीड़ा में जिन लोगों को भी अगर ये कन्फ्यूजन होगा, जिन लोग को भी ये नहीं पता होगा ना, तो वीडियो को रुक करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि क्लास में जब हम लिखवाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रसव पीड़ा में दूसरा नंबर ये है कि ये बहुत ही लंबे समय तक रहता है, ठीक है। जब भी आएगा तो थोड़ा देर तक रहेगा, मतलब। लेकिन जो अवास्तविक यानी कि फॉल्स लेबर पेन जो होता है ना, वो जल्दी ही गायब हो जाता है। जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ही आता है, जैसे 15 से 30 सेकंड तक ही रहेगा, ठीक है, कुछ सेकंड में रहेगा। लेकिन ये जो है कुछ मिनट तक रहता है वास्तविक, ठीक है।
लेकिन जो वास्तविक प्रसव पीड़ा होता है ना, वो बहुत ही पेनफुल होता है, यानी बहुत ही मतलब दर्दनाक होता है। लेकिन अवास्तविक जो होता है उसमें जो होता है वास्तविक प्रसव पीड़ा के मुकाबले उसमें कम जो है पेन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ही बोल दिया लक्षण नहीं है, या फिर क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि लक्षण है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रसव पीड़ा, वास्तविक प्रसव पीड़ा क्या है, अवास्तविक प्रसव पीड़ा क्या है। ठीक है, बस इतना ही। और ये होता है ना कि वास्तविक प्रसव पीड़ा में जो गर्भाशय ग्रीवा होता है उसका फैलाव होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अवास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसव के पहले चरण की अवधि प्रीमी ग्रेविडा लगभग होती है। यानी कि देखिए प्रसव की अगर हम बात करें तो प्रसव को हम लोग 4 चरण में विभक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम चरण, यानी उसको इंग्लिश में फर्स्ट स्टेज भी लिखता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फिर फोर्थ स्टेज, या फिर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या फिर चौथा चरण। ऐसे करके पूरा टोटल 4 चरण होता है। और फिर चारों चरण में ये प्रीमी ग्रेविडा के लिए अलग टाइमिंग होता है और सेकेंड मतलब कि ये मल्टी ग्रेविडा के लिए अलग टाइम होता है। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा सबके बारे में डिटेल जानते जाएंगे। प्रथम चरण में क्या होता है, दूसरा चरण में क्या होता है, कम से कम कितना टाइम लगता है। देखिए तो पहला चरण में क्या होता है, टोटल अभी हम लोग क्या जाने कि प्रसव का 4 चरण होता है। ठीक है, 4 चरण होता है। लेकिन पहला चरण में क्या होता है, पहला चरण कब से कब तक काउंट करते हैं, प्रीमी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है। इसका आंसर सभी लोग दीजिए तो 10 से 12, 6 से 8, 2 घंटा और 30 मिनट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सभी लोग देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो देखिए प्रथम चरण में क्या होता है कि जैसे ही वास्तविक प्रसव पीड़ा आरंभ हुआ, ठीक है, ट्रू लेबर पेन आरंभ हुआ, तो उसके साथ से ही ये प्रथम चरण हम लोग काउंट करते हैं कि प्रथम चरण स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कब से स्टार्ट करते हैं, जब भी अगर वास्तविक प्रसव पीड़ा आरंभ होता है उस टाइम से ले करके और जब तक ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का पूर्ण विस्तार नहीं हो जाए, यानी फुल डायलेटेशन नहीं हो जाए। तो फुल डायलेटेशन कितना सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर देख लीजिए, सॉरी लिख लीजिएगा कि फुल डायलेटेशन यानी संपूर्ण विस्तार, यानी ग्रीवा का संपूर्ण विस्तार टोटल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि प्रसव जो होता है ये सर्विक्स का संपूर्ण विस्तार टोटल 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो प्रसव का प्रथम चरण कब से कब तक हम लोग काउंट करेंगे, वास्तविक प्रसव पीड़ा से लेकर जब तक कि सर्विक्स का संपूर्ण विस्तार नहीं हो जाए। संपूर्ण विस्तार यानी 10 सेंटीमीटर तक नहीं फैल जाए, तब तक हम लोग प्रथम चरण की गणना करते हैं। तब उसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम चरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रीमी ग्रेविडा में इतना होने में 10 से 12 घंटा लग जाता है। लेकिन सेकेंड जो आगे हम लोग जानेंगे मल्टी ग्रेविडा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आगे ये क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए इसका आंसर नहीं बता। अब इसका आंसर आप लोग बताइए। प्रीमी ग्रेविडा में तो हम लोग 10 से 12 घंटा जान लिए थे कि 10 से 12 घंटा होता है। लेकिन अब इसमें हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मल्टी ग्रेविडा में प्रसव के पहले चरण की अवधि होती है। मल्टी ग्रेविडा में कितना होती है पहले चरण की अवधि, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 से 12, ऑप्शन नंबर सेकंड है 6 से 8, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 30 मिनट। तो क्या हो जाएगा, प्रीमी ग्रेविडा में हम लोग जाने थे कि प्रथम चरण में 10 से 12 घंटा, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटा ही लगता है। ठीक है, तो प्रथम चरण कब से कब स्टार्ट हो गया, वास्तविक प्रसव पीड़ा से लेकर के ग्रीवा के संपूर्ण विस्तार तक, यानी सर्विक्स के फुल डायलेटेशन तक के चरण को मतलब जितना टाइम लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम चरण।
जब से हम लोग का वास्तविक प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुआ और जब तक कि सर्विस का फुल डायलेटेशन नहीं हो जाए, यानी ग्रीवा का संपूर्ण विस्तार नहीं हो जाए, तब तक के टाइम को, इस दोनों के बीच में जितना टाइम लगता है ना, उसको हम लोग प्रथम चरण की अवधि मतलब काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीमी ग्रेविडा में 10 से 12 घंटा लगेगा और मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8। प्रीमी ग्रेविडा मतलब क्या हो जाएगा, जो पहली बार माँ बनी हुई है। मल्टी ग्रेविडा मतलब जो 2 या 2 से अधिक बार माँ बनती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आया है कि नहीं ये क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। चलिए समझ में आ गया है, बहुत अच्छा तरीका से हम बताए भी है। अगर जिन लोगों को भी मतलब फिर से वीडियो को देखना है, एक बार और समझना है, तो आप लोग वीडियो को बैक करके भी आप लोग देख सकती हैं। हालांकि सबका कमेंट आ रहा है कि समझ में आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए ये जो है उस पीडीएफ में का ख़त्म हो गया है, ये अब दूसरा आया हुआ है पीडीएफ। तो इसको आप लोग जो है आप लोगों को मिल जाएगा, एक में ही करके आप लोग को ज्वाइन करके मिल जाएगा ये पीडीएफ, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से जो एक से अधिक गर्भधारण की विशेषता नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक से अधिक गर्भधारण, इसका मतलब क्या कि गर्भ में जो है एक से अधिक बच्चा है, यानी ट्विंस है, ठीक है, या फिर 2 है या 3 है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो, मतलब एक से ज़्यादा हो। तो वही पूछ रहा है कि इसका विशेषता जो है वो कौन सा नहीं है। इस चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 2 अलग अलग भ्रूण के दिल की आवाज़ सुनना, 3 चूर्णधारियों की खोज, फंडल हाइट एमनियोरिया की अवधि के अनुसार होती है, अत्यधिक भ्रूण मूवमेंट। देखिए ये आप लोगों को ऑप्शन, ये दूसरा आप लोग काट दीजिए, ये ऑप्शन गलत है, ये कुछ ट्रांसलेट किया गया इसलिए ये उल्टा सीधा कुछ ट्रांसलेट हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों ऑप्शन ही देखिए, इस तीनों ऑप्शन में से ही आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक या एक से अधिक गर्भधारण होगी तो उसमें से कौन सा ये जो विशेषता है, यानी कौन सा लक्षण है जो दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत लोग का सही आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए 2 या 2 से अधिक भ्रूण की दिल की आवाज़, चूँकि एक से अधिक जब गर्भधारण है यानी एक से अधिक भ्रूण है, यानी 2 है, तो 2 अलग अलग भ्रूण की आवाज़, दिल की आवाज़ तो सुनाई देगा ही। ठीक है, जब 2 बच्चा रहेगा अगर पेट में तो क्या रहेगा, 2 अलग अलग भ्रूण की आवाज़ सुनाई देगा, ये बिल्कुल सही है। और इसको सेकंड ऑप्शन को हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग, फंडल हाइट एमनोरिया की अवधि के अनुसार होती है। देखिए फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो अगर एक बच्चा है, एक गर्भधारण है, उसके अपेक्षा अगर 2 गर्भधारण है तो उसकी फंडल हाइट जो होती है एमनोरिया के अनुसार नहीं होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अत्यधिक भ्रूण मूवमेंट भी होगा। देखिए जब कोई एक मतलब भ्रूण है उसकी मूवमेंट और जो 2 भ्रूण है उसकी मूवमेंट, किसकी ज़्यादा मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब गति, ठीक है, मूवमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा, मूवमेंट अधिक होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग का सही आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहे हैं, टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि धीरे पढ़ाइए, बहुत लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाइए, तो सबको लेकर चलना है। ठीक है, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा बैक करके जाइएगा, तो फिर एक बार और सुनिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम अच्छा से समझना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे रटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुगर्भावस्था से जुड़ी मातृ जटिलता क्या है। बहुगर्भावस्था मतलब क्या, एक या एक से मतलब एक नहीं, दो या दो से अधिक बार जब वो गर्भधारण कर चुकी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुगर्भावस्था। ठीक है, सॉरी, जब जो है वो प्रेग्नेंट है और उसका जो है उसके गर्भ में भ्रूण की संख्या जो है एक से अधिक है, यानी 2 या 3 है। ठीक है, उसमें भ्रूण की संख्या कितना है, 2 या 3 है, यानी कि एक से अधिक है, तो उसको हम लोग बहुगर्भावस्था कहते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि भ्रूण की संख्या 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, एक जब वो रहेगा तो वो गर्भावस्था, और जब एक से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुगर्भावस्था। तो यही पूछ रहा है कि बहुगर्भावस्था के समय कौन सी जो इसमें है प्रॉब्लम, वो जटिलता यानी कि प्रॉब्लम। ठीक है, जटिलता मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जटिलता को प्रॉब्लम। ठीक है, वो जो है महिला को हो सकती है। इस चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन में इसका ट्रिक हम लोग क्या बताए थे आप लोग को, हमेशा हम बताते हैं, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए APH। ठीक है, और फिर माल प्रेजेंटेशन दिया है और हाइड्रोमोनियस दिया है, और फिर इसमें से सभी। तो देखिए आप लोग को क्या बताए थे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी को। आप लोग बहुत ही तेज़ हो गई हैं बिना बताए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग कभी भी मतलब ये आप लोग को बताए हैं 99.9% में ऑप्शन नंबर डी पे अगर दिया रहता है सभी तो वही आंसर होता है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार श्योर हो जाइएगा तभी आंसर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं है लेकिन आप लोग को तुक्का लगाना है तो यही आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो देखिए क्या क्या जटिलता हो सकती है ये हम लोग देख लेते हैं। APH का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म इसका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसका होता है एंटी, ऐसे हो गया एंटीपार्टम, और H से हो जाता है हीमोरेज। ठीक है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखता है एंटीपार्टम। जिनको भी नहीं अगर पता है तो आप लोग लिख सकती हैं पार्टम हीमोरेज। ठीक है, एंटीपार्टम हीमोरेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि गर्भ से पूर्व नहीं, डिलीवरी से पूर्व क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, यानी प्रसव से पूर्व जो ये ब्लीडिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, APH बोलते हैं। और फिर एक होता है PPH। ठीक है, एक होता है APH और एक होता है PPH। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हीमोरेज। क्या होता है, पोस्टपार्टम हीमोरेज, यानी प्रसव के बाद जो कि ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं PPH। ठीक है, और APH किसको बोलते हैं, प्रसव से पूर्व ब्लीडिंग होना। तो जब बहुगर्भावस्था होती है तो उसमें APH की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर माल प्रेजेंटेशन जब भी भ्रूण उल्टा स्थिति में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जिन लोग को भी पता नहीं है ना तो वो वीडियो रोककर ज़रूर से ज़रूर इसको लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर C है हाइड्रोमोनियस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो होता है ना कि एमनियोटिक फ्लूइड का कमी हो जाता है, यानी आप लोग को जो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस ये सब प्रॉब्लम जो है जटिलता है इसमें हाइड्रोमोनियस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जबकि एमनियोटिक द्रव जो होता है कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोमोनियस। ठीक है, एक जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो उसमें नॉर्मल कितना एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए, 800 ml लगभग होना चाहिए, तभी उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है। अगर कम है तो भी दिक्कत और ज़्यादा है तो भी दिक्कत। ठीक है, तो वो सीजेरियन से ही होता है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। लगभग में 800 ml जो है पानी यानी फ्लूइड
एमनियोटिक फ्लूइड रहना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो ये बहु गर्भावस्था में यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये तीनों जो है जटिलताएं देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को पता है उतना ही ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये जो मिडवाइफरी सब्जेक्ट है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए सब्जेक्ट तो यही सब्जेक्ट है। हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना कि एग्ज़ाम में, इससे बाहर एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना ही आप लोग पढ़ के जाइएगा ना तो एग्ज़ाम में आप लोग बैठिएगा, इससे बाहर एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति जिसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम हो जाती है। यानी कि गर्भावस्था ऐसी स्थिति यानी ऐसी गर्भावस्था जिसमें एमनियोटिक द्रव जो होती है 200 ml से भी कम हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओलियोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमोनियोस, एकाधिक गर्भधारण और अस्थानिक गर्भधारण। इसको ज़रूर से ज़रूर सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए एक वर्ड यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, एक वर्ड यहाँ से रिलेट कीजिएगा। अगर कहीं भी अगर पोली लिखा होगा ना तो पोली मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, पोली मतलब इसमें मेडिकल टर्म में आप लोग जान लीजिएगा कि इसका मतलब होगा ज़्यादा। तो ये ऑप्शन आप लोग काट दीजिए। ठीक है, फिर आप लोगों को जो है पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि जब उसमें एमनियोटिक द्रव जो होता है वो कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हाइड्रोमोनियोस वर्ड आ रहा था, तो इससे भी आप लोग रिलेट कर सकती हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नहीं आ रहा है ना तो ऑप्शन को आप लोग रिलेट कीजिए। ऑप्शन को रिलेट कीजिएगा ना तो जिसका आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा ना वो लोग भी आप लोग आंसर कर सकती हैं। तो इससे तो पॉली मतलब अधिक हो गया, लेकिन यहाँ पे कम बोल रहा है तो ये ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे हाइड्रोमोनियस क्या। तो अगर कम हो जाएगा ना तो ओलिगो हाइड्रोमोनियस बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम हो जाती है तो उसे ओलियो हाइड्रोमोनियस बोला जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है देखिए पॉलीहाइड्रोमोनियस, तो इसमें क्या होता है ना, तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है, 2000 ml से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, 2000 ml से भी अधिक हो जाता है। जबकि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप लोगों को पिछले बताए अभी क्वेश्चन में कि कितना चाहिए, 800 ml तक होना चाहिए। ठीक है, 800 से 1000 भी तक रहता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, तो इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। अगर कहीं भी पॉली लिखा हुआ है, अगर आप लोग को कहीं भी पॉली अगर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा तो आप लोग उसको ज़्यादा से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओलीहाइड्रोमोनियस। इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड 200 से भी ml से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्लेसेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल है। पूर्ण आराम, पूरक हेमेटनिक, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोकोलिटिक्स का उपयोग, सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे ये मानिए सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में होता ये है, देखिए इस फिगर में आप लोग देखिए कि प्लेसेंटा कहाँ है। ये जो है यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में प्लेसेंटा है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में ये होता है ना कि ये प्लेसेंटा यहाँ पे न रह के यहाँ पे आ जाता है, इसके मुख पे आ जाता है। ठीक है, यूट्रस के मुख पे आ जाएगा, ऐसे इसको छेक लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे।
तो प्लेसेंटा प्रीविया का एक यही उपचार है, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया रहता है तो सिजेरियन करके ही भ्रूण को यानी बच्चा को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रहे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग तो बिना पढ़े हुए भी आंसर दे सकती हैं कि ऑप्शन देखिए और फिर आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, लेकिन बिना पढ़े हुए हम लोग को नहीं देना है, एक बार जो है पढ़ लेना है। ठीक है, अगर हम लोग को क्वेश्चन याद नहीं है या फिर डाउट है तो हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, सब लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ईटियोलॉजिकल कारक एब्रोटिव प्लेसेंटा के लिए जिम्मेवार है। देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। ठीक है, ईटियोलॉजिकल कारक एब्रोटिव प्लेसेंटा के लिए जिम्मेवार है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे ईटियोलॉजिकल कारक क्या है। ईटियोलॉजिकल क्या है, तो देखिए ईटियोलॉजिकल एक प्रकार का क्या है, अध्ययन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वैसे ही ईटियोलॉजिकल एक प्रकार का एक स्टडी किया जाता है, एक प्रकार का ये सब्जेक्ट आप लोग मान सकती हैं कि सब्जेक्ट है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें जो है पढ़ा जाता है जो भी जोखिम कारक होता है ना, जैसे कि कोई भी जोखिम कारक हो गया, जैसे बीमारी, आप लोग ये समझ लीजिए कोई भी जो जोखिम भरा बीमारी होता है ना तो उसको हम लोग ईटियोलॉजिकल में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये एक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन है, इसको ईटियोलॉजिकल में पढ़ते हैं। जितना जोखिम भरी कारक जो होता है, ठीक है, किसी भी रोग का, अगर मान लीजिए किसी भी रोग को हम लोग कैसे जानते हैं, उसके लक्षण को जान के। ठीक है, तो वैसा लक्षण जो बहुत बड़ा जोखिम होता है तो उसको हम लोग ईटियोलॉजिकल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप समझ में आया। चलिए अब जानते हैं कि ईटियोलॉजिकल कारक जो होता है एब्रोटिव प्लेसेंटा के लिए क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे एब्रोटिव प्लेसेंटा क्या है। ठीक है, तो एब्रोटिव प्लेसेंटा में होता ये है ना कि देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, ये प्लेसेंटा क्या है, यूट्रस के यानी कि गर्भाशय के दीवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। लेकिन एब्रोटिव प्लेसेंटा में क्या होता है ना कि जन्म से पहले ही ये क्या होता है कि अलग हो जाता है, जन्म के बाद ये अलग होता है ना प्लेसेंटा। लेकिन एब्रोटिव प्लेसेंटा में क्या होता है, जन्म अभी उसका टाइम नहीं हुआ रहता है, लेकिन टाइम से पहले ही ये प्लेसेंटा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो अलग हो जाता है तो क्या होता है कि इसका कनेक्शन कट हो जाता है गर्भाशय से। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो भ्रूण है ना उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन और प्लस में पोषण की भी कमी होगा, क्योंकि सारा कुछ तो इसी से न मिलता है, ऑक्सीजन हो पोषण हो, तो इस चीज़ की क्या हो जाएगी, भ्रूण में कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग निदान कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ इसका एक यही उपाय है कि बच्चा का जल्दी से जल्दी डिलीवर करा देना, यानी शीघ्र से शीघ्र डिलीवरी कराना। ठीक है, तो एब्रोटिव प्लेसेंटा में आप लोग जान गए कि क्या होता है कि जन्म से पहले ही क्या हो जाता है, प्लेसेंटा यूट्रस यानी गर्भाशय से अलग हो जाता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है ना कि माँ का बीपी बढ़ जाता है, और फिर गर्भाशय संपीड़न यानी कि गर्भाशय में अचानक से संकुचन आने लगता है। तो क्या होगा, पेन होगा, और फिर ये किस कारण से होगा, बीमार अपरा, यानी बीमार अपरा मतलब उसका क्या होता है, इंग्लिश प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा को हम लोग हिंदी में अपरा बोलते हैं। तो ये सारा जो प्रॉब्लम होता है प्लेसेंटा के कारण होता है। तो प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम आया रहता है तभी तो ये हुआ होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए आ गया, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए गर्भावस्था का सबसे आम रुधि संबंधी क्या है।
ये सबको पता है, इसका सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खून की कमी, थैलेसीमिया, प्लेटलेट विकार, और फिर ऑप्शन नंबर डी है हृदय की कीलता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी को पता होगा, सभी लोग का राइट आंसर भी आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सब लोगों का आंसर आ रहा था। तो बहुत अच्छा आंसर आया हुआ है आप लोग का। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। और 8 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग तो बिना क्वेश्चन पढ़े हुए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकती हैं, और आंसर सभी लोग का आने भी लगा है ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा आप लोग को बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग को आंसर नहीं पता रहेगा तब हम लोग क्या लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सब लोग का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। फिर भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। भ्रूण के अंतर गर्भाशयी मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भ्रूण के अंतर गर्भाशयी मृत्यु, मतलब भ्रूण का गर्भाशय के अंदर ही मृत्यु। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि भ्रूण का गर्भाशय के अंदर ही मृत्यु का इसमें से क्या कारण है। ठीक है, तो कारण जो है एपीएच भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप से ग्रसित विकार जैसे कि प्री इक्लेम्सिया। ठीक है, प्री इक्लेम्सिया पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे, और इक्लेम्सिया दोनों बताए थे कि क्या होता है। ठीक है, प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, सूजन हो जाता है। लेकिन इन सभी कारण के बावजूद अगर क्या होता है, कलभंसन उसको आने लगे महिला को, यानी दौरा पड़ने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। ठीक है, तो ये सब के कारण भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया, या फिर पीपीएच हो, पीपीएच तो बाद में होता है, एपीएच। ठीक है, और फिर गंभीर रक्त अल्पता यानी कि ब्लड की कमी, उसमें क्या मतलब ब्लड की कमी यानी कि क्या, हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन जिसका कम रहता है तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक ये होता है। ठीक है, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सभी के कारण भ्रूण का गर्भाशय के अंदर ही डेथ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा भारी जोखिम वाली क्या है, कारक है। चलिए, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर दे देती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख के देखिए। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हम लोग को ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी किया दिया हुआ है, ए और सी। तो इस टाइप का भी अगर आप लोगों को ऑप्शन दिखे ए और सी वाला, तो उसमें भी 80 से 90% चांस रहता है कि वही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को मान लीजिए वो क्वेश्चन पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, तो अगर ऑप्शन दिखे ए और सी ऐसा आप लोगों को, तो आप लोग ऑप्शन टिक मारिएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी इसको आप लोग पूरा श्योर हो जाइएगा तभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, चलिए, दिख रहा है आप लोग को पूरा क्लियर। देखिए, प्राथमिक ऊसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनती है। प्राथमिक ऊसाइट से यहाँ पे आप लोग समझ सकती हैं एग को बोला जा रहा है। ठीक है, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे आया। हम लोग अब जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो देखिए, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है सिर्फ जनन कोशिका में होता है। ठीक है, जनन कोशिका मतलब क्या हो गया, जनन कोशिका क्या क्या हो गया, अंड हो गया, स्पर्म हो गया, यानी जनन से जितना रिलेटेड कोशिका है सिर्फ और सिर्फ उसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और अर्धसूत्री विभाजन दो चरण में होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन।
तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक ओसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनी। यानी कि जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा प्राथमिक ओसाइट में यानी कि एग में, तो कौन कौन सी संरचना बन जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा क्या है, द्वितीयक, अदंतनु और डिम्ब और वरुण ध्रुवीय, यहाँ पे ध्रुवीय होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्रुवीय पिंड होगा, ठीक है, ध्रुवीय पिंड, ये आप लोग को वहाँ पे सुधार कर दीजिएगा, ध्रुवीय होगा, ठीक है, ध्रुवीय पिंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा द्वितीयक अदंतुक बनेगा और फिर ध्रुवीय पिंड बनेगा। पोलर भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ध्रुवीय को। एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है ना अर्धसूत्री विभाजन से कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दे देता है जनन कोशिका, ठीक है, हाथ पैर ऐसे कुछ भी दे देगा, तो वहाँ पे आप लोग जनन कोशिका टिक कर दीजिएगा। जनन कोशिका से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो जनन कोशिका में होता है। किस में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जनन कोशिका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन से है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट क्या है, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सब कोई आंसर जो है देख ली, चोरी कर ली, उसके बाद से आंसर सबका सही आ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आता है वो बता देते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका, वृक्क कोशिका, डिम्ब। तो सबसे बड़ी यहाँ पे पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो डिम्ब की होती है। डिम्ब मतलब एग, ठीक है, अंड, जो महिला फीमेल एग जो होता है उसी की कोशिका, उसमें जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन जो मेल स्पर्म होता है, स्पर्म, उसमें सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। सबसे छोटी कोशिका मानव में किस में पाया जाता है, मेल स्पर्म में, ठीक है। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका आप लोग बताइएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए और आंसर देखिए, दीजिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख के दे दीजिए, लेकिन एग्जाम में जल्द से ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक गर्भवती माँ की जांच करते समय निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक जांच की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो गर्भवती माँ आती है तो उसको जो शारीरिक जांच किया जाता है, फिजिकल टेस्ट किया जाता है, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसके बॉडी का निरीक्षण, पल्पेशन और फिर ऑक्सीटेशन, और इनमें से सभी क्या हो जाएगा। आप सभी का आंसर आ रहा है, इनमें से सभी, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो ये सारा आंसर हो जाएगा। सारा जो है हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। पाल्पिटेशन मतलब फील करना, जैसे कि ये हो गई माँ और ये उसकी पेट हो गई, हाथ पैर, ठीक है। तो इसके पेट को हम लोग पल्पिटेशन यानी कि उसको फील करते हैं कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, या फिर उसकी गति कैसी है, या फिर वो जो है कैसी स्थिति में है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ये सारा कुछ हम लोग पल्पिटेशन करके जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए, गर्भावस्था के दौरान किस स्थिति में
ऑस्टियोल का स्तर कम हो सकता है। ठीक है, ऑस्टियोल का स्तर कब कब हो जाएगा यही पूछ रहा है। ऑस्टियोल का स्तर मतलब क्या होता है? देखिए, ऑस्टियोल का स्तर जब कम हो जाता है ना तो उस टाइम बहुत सारा विकार उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टियोल, देखिए आप लोगों को कितना बार बताया है, ऑस्टी अगर आ गया कभी भी वर्ड में तो आप लोग उसको हड्डी से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोल का स्तर कम हो गया मतलब क्या? ऑस्टियोल का जो भी घनत्व होता है, सॉरी, अस्थि का मतलब हड्डी का यानी बोन का घनत्व कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब उसका स्तर कम हो जाता है। ऑस्टियोल का स्तर कम हो जाएगा तो उसका जो हड्डी का घनत्व होता है वो भी कम हो जाएगा। तो उसके कम होने से क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकता है गर्भावस्था के दौरान, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है कि भ्रूण मृत्यु, डाउन सिंड्रोम, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल और उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को तो इसका आंसर पता ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर ऑस्टियोल का स्तर कम हो जाएगा गर्भावस्था के दौरान तो भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है और डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम किस में होगा? भ्रूण में होगा। ठीक है, ये सारा कुछ भ्रूण में ही होगा। तो डाउन सिंड्रोम में आखिर क्या होता है? ये एक जेनेटिक बीमारी है, डाउन सिंड्रोम इसका नाम है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम नाम है लेकिन इसका गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाता है, यानी 23 जोड़ा होता है ना, यानी 46 होता है टोटल क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, लेकिन इसमें हो जाता है 47। इसके कारण बहुत सारा विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल। इसमें क्या होता है? हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में भ्रूण का जब मतलब जन्म होगा ना, भ्रूण का जन्म होगा तो उसका अच्छा से डेवलप नहीं हुआ रहेगा, उसमें बहुत सारा विकार पाया जाएगा, उसका उत्तक अच्छा से डेवलप नहीं कर पाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारा विकार उत्पन्न हो सकता है ऑस्टियोल लेवल के कम होने से। ठीक है, ऑस्टियोल लेवल के कम होने से क्या क्या हो गया? भ्रूण की मृत्यु, डाउन सिंड्रोम और हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, ये सारा कुछ उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। निम्नलिखित में से गर्भावस्था का सबसे निर्णायक नैदानिक लक्षण कौन सा है? तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, द्वितीयक एरियोला का बनना, पेट का बढ़ना, भ्रूण के दिल की आवाज़ और एमनोरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निर्णायक नैदानिक लक्षण से क्या समझते हैं कि देखिए किसको बोलेंगे निर्णायक नैदानिक लक्षण उसको बोलेंगे जिसको हम लोग मतलब अवलोकन करके पता चल सके। ठीक है, अवलोकन करके पता चल सके। तो अवलोकन करके कैसे पता चलेगा? एमनोरिया आप लोगों को सबको पता है, ये तो हम लोग अवलोकन नहीं कर सकते, यानी उसको हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, एमनोरिया वो खुद जो गर्भवती स्त्री होती है वो खुद ही फील करती है। ठीक है, पेट अगर किसी का, एमनोरिया मतलब क्या होता है? देखिए, एमनोरिया मतलब ये होता है कि जब भी किसी का पेट बंद हो जाता है तो उसको हम लोग एमनोरिया बोलते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान ही होता है। ठीक है, मोनोपॉज अलग है, एमनोरिया अलग है। देखिए, मोनोपॉज वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, 45 जब भी प्लस एज हो जाता है तो उस टाइम मोनोपॉज आ जाता है, यानी कि वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन एमनोरिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था के दौरान होता है, उसके बाद जैसे ही गर्भावस्था ख़त्म होगा तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है पीरियड। ठीक है, तो ये बात समझ गए। उसके बाद अब देखते हैं कि द्वितीयक एरियोला का बनना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। पेट का बढ़ना, तो पेट का बढ़ना भी कोई हम लोग नहीं मान सकते कि वो गर्भावस्था है। भ्रूण की दिल की आवाज़ अगर हम लोग अवलोकन कर लेंगे तो इससे हम लोग क्या निर्णय ले लेंगे कि वो स्त्री गर्भावस्था है। तो इसका सटीक आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निर्णायक नैदानिक लक्षण यही है। ठीक है, निर्णायक नैदानिक लक्षण मतलब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, मतलब कि अवलोकन करके हम लोग जान सकते हैं। तो भ्रूण का दिल का आवाज़ हम लोग जान सकते हैं ना अवलोकन द्वारा।
ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सिजेरियन सेक्शन के बाद स्तनपान की शुरुआत किससे करनी चाहिए? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 से 4 घंटा, 24 घंटा। किससे करना चाहिए यहाँ पे नहीं होगा, कितने घंटे पे, मतलब कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा। सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, तभी अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोगों का सही हो पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 4 घंटा। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी रहता है तो उसको 1 घंटा या फिर आधा घंटा के अंदर ही, उसको 24 घंटा के अंदर नहीं। बहुत लोग का आंसर आ रहा है 24 घंटा, 24 घंटा नहीं होगा। सिजेरियन में 2 से 4 घंटा होता है। ठीक है, सिजेरियन में, और नॉर्मल में 1 घंटा के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पोस्टेरियर फ्रंटल नेल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बात करते हैं आखिर पोस्टेरियर फ्रंटल नेल किसे बोलते हैं, तो कहाँ होता है। पोस्टेरियर फ्रंटल नेल जो होता है, वो जो होता है बच्चा जब नया नया जन्म लेता है तो उसी में होता है पोस्टेरियर फ्रंटल नेल। ठीक है, क्या रहता है, पोस्टेरियर फ्रंटल नेल। तो देखिए आप लोग फील की होंगी, एक होता है एंटेरियर फ्रंटल नेल, एक होता है पोस्टेरियर फ्रंटल नेल। ठीक है, तो कोई मान लीजिए ये बच्चा है, उसका सिर है, ये मान लीजिए आँख हो गया, ये आँख हो गया, और ये हो गया उसका नाक, और ये मुंह हो गया। तो इसके ऊपर आप लोग देखी होंगी ऐसे जो होता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जब टच करने पर वहाँ पे सॉफ्ट रहेगा, और ये पीछे वाला हिस्सा में भी आप लोग सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन पीछे वाला हिस्से वाला जो सॉफ्ट रहता है वो जल्दी ही वो भर जाता है। लेकिन जो एंटेरियर होता है, और उसको एंटेरियर फ्रंटल नेल बोलेंगे, वो जो होता है थोड़ा लेट से भरता है। लेकिन जो पोस्टेरियर होता है वो जल्दी भर जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया आखिर ये एंटेरियर फ्रंटल नेल और पोस्टेरियर फ्रंटल नेल क्या है। तो वही बोल रहा है कि पोस्टेरियर फ्रंटल नेल को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग, जितना लोग हैं ना, सभी लोग कॉपी पे अपना लिखते जा रहे हैं ना, सब लोग लास्ट में अपना काउंट करके आप लोग बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा। बहुत लोगों का आ रहा था रॉन्ग आंसर, सभी लोग जो है तुक्का लगा रहे थे, ABC D बहुत लोग का कम का आ रहा था, लेकिन ABC करके आंसर आप लोग दे रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज राइट आंसर। पोस्टेरियर फ्रंटल नेल का नाम है लैम्डा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकारों को छोड़कर केवल गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, इसमें कौन सा विकार है जो सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं में ही पाया जाता है? सॉरी, उसको छोड़कर, यानी ऐसा विकार बताना है जो कि गर्भवती महिला के अलावा किसी और महिला में भी हो सकता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, खून की कमी, हाइपरमेसिस ग्रेविडम, और है ऑप्शन नंबर डी अब्रूप्टिसो अपरा। ठीक है, अब्रूप्टिसो अपरा। तो ये सारा कुछ जो है आप सभी को पता होगा कि खून की कमी जो है ऐसे भी महिलाओं में, जो नॉर्मल महिला होती है उसके में भी हो सकता है। बहुत राइट आंसर सही है, आप सभी का जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सबका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि ऐसे जो नॉर्मल महिला होती है या फिर लड़की होती है उसमें भी खून की कमी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला में ही हो। हालांकि गर्भवती महिला में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला में ही पाया जाता है। लेकिन ये प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपरग्रेविडम और ये जो होता है ये प्लेसेंटा, ये सब किस में रहेगा, और ये प्लेसेंटा आप लोग देख रही हैं, और ग्रेविडा, ये सब किस में होता है, गर्भवती महिला में ही ना होता है, नॉर्मल तो में होता नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेरस सल्फेट की एक गोली में मौलिक आयरन तत्व की मात्रा कितनी होती है। यानी फेरस सल्फेट जो गोली होती है उसमें आयरन की कितनी मात्रा होती है, यही पूछ रहा है। ठीक है, 400 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। तो कितनी होती है आयरन की मात्रा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 40 मिलीग्राम, सॉरी 20 मिलीग्राम। ठीक है, 20 मिलीग्राम होती है फेरस सल्फेट की एक गोली में आयरन की मात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सब जो क्वेश्चन है रटने वाला क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट की एक गोली में अवशोषित करने योग्य आयरन की मात्रा कितनी होती है। 10 ml, 15 ml, 60 ml और फिर 100 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिलीग्राम। ठीक है, 15 मिलीग्राम राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना कॉपी में ज़रूर लिखिएगा कितना क्या आप लोगों का सही हो रहा है नंबर वाइज। जो भी, ये तो नया PDF था इसलिए इसमें 1-2 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप लोग अगले जो नंबर आ रहा होगा वो अगला नंबर आप लोग नंबरिंग कीजिएगा ताकि आप लोगों को काउंट करने में आसानी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है। 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम और फिर 400 मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सभी लोग राइट आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए सभी लोग का आंसर लगभग सही आ रहा है, 1000 ml। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1000 ml होगा, लेकिन अगर आप लोगों से अगर ऑप्शन में 1500 मिलीग्राम दिया रहता ना तो आप लोग 1500 मिलीग्राम ही टिक करते, क्योंकि 1500 मिलीग्राम ही आवश्यकता होती है। ठीक है, 1000 मिलीग्राम जो है हम लोग उसको, जब हम लोग 2 कैल्शियम देते हैं ना, गर्भावस्था में 2 कैल्शियम की गोली देते हैं ना, तो 2 कैल्शियम की गोली से हम लोग 1000 ml मिल जाता है। और बाकी जो है हम लोगों का 500 ml जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे हम लोग को मिलता है। तो टोटल हम लोगों को 1500 ml की मात्रा की ज़रूरत होती है, मिलीग्राम। ठीक है, लेकिन सॉरी mg, यहाँ पे mg होगा, मिलीग्राम है तो 1500 mg। ठीक है, 1500 mg हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन 1000 दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग 1000 टिक कीजिए, लेकिन ऑप्शन में अगर 1500 mg रहता ना तो आप लोग 1500 ही टिक करती। ठीक है, इसका राइट आंसर 1500 ही होता है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फिर जो है इसका आंसर आप लोग दीजिए, इजी भी क्वेश्चन है। आहार चिकित्सा के संबंध में प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है। यानी कि प्रसव पूर्व अगर कोई गर्भवती है, उसका भी प्रसव नहीं हुआ है, वो गर्भवती है, तो आप लोग उसको क्या क्या सलाह दीजिएगा। ठीक है, वो आप लोग बताइए। आहार, देखिए यहाँ पे आप लोग तो ऑप्शन देख के ही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, सब लोगों का आंसर आने भी लगा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, आहार पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए। जितना हो सके तरल पदार्थ उतना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, आहार में अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां और फल शामिल करना चाहिए। सभी गर्भवती माताओं के लिए पूरक आयरन थेरेपी आवश्यक है। ठीक है, आयरन युक्त खाना चाहिए, हरी साग सब्जी खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके मतलब कि तरल खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। ये सारा कुछ तो आप लोग को पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है, प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है। ठीक है, प्रसव पूर्व सलाह में क्या शामिल है यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गलत है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए ना कि शामिल नहीं है।
ठीक है। प्रसव पूर्व में आप क्या सलाह जो है वो आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा सलाह है जो कि गलत है, ठीक है। ये आप लोग आंसर कीजिएगा। अब आप लोग कमेंट कीजिए आंसर आप लोगों का क्या आने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे का बेड रेस्ट लेना चाहिए। पहली ट्राइमेस्टर के दौरान आखिरी 6 सप्ताह के दौरान भी सहवास से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे सहवास मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप को ही हम लोग सहवास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए वो लिखा है। गर्भवती महिला को आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सही आंसर आप लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 6 घंटे अधिकतम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम अगर दिया रहता कम से कम 6 घंटा तब ये सही होता, ठीक है। अधिकतम नहीं होता। अधिकतम 6 घंटा अगर यहाँ पे रहेगा कि अधिकतम, तो कम से कम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रसव पूर्व सलाह में शामिल नहीं है, ये हम लोग उसको नहीं देंगे। हम लोग इसके बदले ये बोलेंगे कि कम से कम 7 से मतलब 8 घंटा तो लेना ही चाहिए, अच्छा नींद लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन का भी आप लोग तो ऑप्शन देख के ही आंसर बता दीजिएगा कि क्या आंसर होने वाला है। देखिए आप लोगों को कितना अच्छा ट्रिक बताया है ना कि बिना क्वेश्चन पढ़े हैं आंसर आप लोगों का आ जाता है। तो सभी लोग का आंसर भी आ रहा है जो कि बहुत ही 100% सही आंसर है आप लोग का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्भाशय संकुचन प्रणाली में शामिल तत्व है। यानी कौन कौन सा जो तत्व है जो कि गर्भाशय संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन शामिल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है वो शामिल है। तो एक्टिन, मायोसिन, एमटीपी ये सारा कुछ जो है हम लोग का गर्भाशय संकुचन में ही आएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में ये सब नहीं उतना पूछने का बहुत ही कम चांस है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइमी ग्रेविडा में पार्टोग्राफ में अव्यक्त चरण की समय अवधि लगभग कितनी होती है। देखिए जब भी आप लोग लेबर वार्ड में काम कीजिएगा तो आप लोग को पार्टोग्राफ भरना पड़ता होगा, ठीक है। पार्टोग्राफ एक ग्राफ होता है, उसमें दर्शाना रहता है कब कैसे क्या उसका फीटल रेट बढ़ा घटा, कैसे कितना घंटा में क्या चीज़ हुआ, यही सब भरना रहता है। तो उसमें कितना जो घंटा होता है जिसको हम लोग प्रीमी ग्रेविडा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है 4 घंटा की 8 घंटा की 12 घंटा की 16 घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटा। 8 घंटा जो होता है पार्टोग्राफ में हम लोग जितना प्रीमी ग्रेविडा में डिलीवरी हुआ उस टाइम तक हम लोग 8 घंटा जो होता है, ऐसा 8 घंटा होता है जिसको हम लोग पार्टोग्राफ में व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ याद करने वाला ही चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे के जन्म के बाद समय अवधि को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो अवधि स्टार्ट होती है उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए गर्भावस्था तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चे का जन्म हो चुका है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहेगा तब तक हम लोग गर्भावस्था बोलेंगे। प्रसव के समय कब बोलेंगे, जब बच्चा का जन्म हो रहा होगा उस समय को हम लोग प्रसव बोलेंगे, ठीक है। बहुत सही आंसर आ रहा है प्यूरिपेरियम, ठीक है। प्यूरिपेरियम ही बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्यूरिपेरियम। जब भी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिपेरियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्यूरिपेरियम बोलेंगे। तो अब इसका आप लोग आंसर बताइए कि आखिर जब बच्चा का जन्म हो जाता है
तो आप लोग को तो पता चल गया कि पीरिपेडियम बोलेंगे, लेकिन आखिर कब तक बोलेंगे, कितने सप्ताह तक बोलेंगे, या फिर कितने महीने तक बोलेंगे, या फिर कितने दिन तक बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीरिपेडियम की अवधि होती है, यानी पीरिपेडियम की अवधि कब तक होती है, 7 सप्ताह, 6 सप्ताह, 9 महीना, 28 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। ठीक है, बहुत लोग का गलत आंसर आ रहा है, 6 सप्ताह तक होता है। अगर वही मंथ में दिया रहता ना, तो 1.5 मंथ अगर दिया रहता तो हम लोग 1.5 मंथ काउंट करते, 1.5 मंथ ही हम लोग सही आंसर बताते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का 6 सप्ताह दिया हुआ है, तो 6 सप्ताह तक की अवधि को हम लोग पीरिपेडियम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इसमें समझने वाली क्या बात है, बस यही है कि जब मान लीजिए बच्चे का जन्म हो गया तो उसके अवधि को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरिपेडियम बोलेंगे। और कब तक बोलेंगे, 6 सप्ताह तक, यानी 1.5 मंथ तक हम लोग पीरिपेडियम बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मानव भ्रूण के लिंग का निर्धारण कितनी जल्दी किया जा सकता है, यानी मानव भ्रूण जो होता है उसके लिंग का पता कब पता चलता है। ठीक है, लिंग का जब हम लोग पता करते हैं तो आखिर कितने समय तक हम लोग पता कर लेते हैं। गर्भावस्था का 6ठा सप्ताह, 16 से 18वां सप्ताह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है गर्भावस्था के 20 से 24वें सप्ताह और 36 से 38वें सप्ताह। राइट आंसर सभी लोग देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितनी जल्दी, यानी कि जब शुरुआत का पूछ रहा है, यानी कब से हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भ्रूण है वो लड़का है या लड़की है, कब हम लोग जान लेंगे, यानी कब लिंग का निर्धारण, यानी लिंग कब बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18वें सप्ताह तक हम लोग ये जान लेंगे कि भ्रूण का लिंग कौन सा है। लिंग का पता 16 से 18वें सप्ताह तक हम लोगों का पता चल जाएगा। ठीक है, यानी 4 मंथ बाद हम लोग का अगर महीना में दिया रहता तो वो लगभग हम लोग 4 मंथ या 4.5 मंथ मारते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग जो है कमेंट में आंसर नहीं देंगे, लेकिन आप लोग आंसर अपना ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा काउंट करके कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। बहुत लोग का आ रहा है कमेंट कि मैम अब रहने दीजिए। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं। अब आज का क्लास इतना ही तक, फिर कल का अभी हम लोग जो है लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो कल के क्लास में और हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना जल्दी से जल्दी काउंट कीजिए कितना आप लोग का सही हुआ है। आप लोग अपना राइट जो है आंसर बताइए कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। गलत का छोड़ दीजिए, कितना सही हुआ है ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ताकि काउंट करके ताकि पता चल जाए। और फिर क्लास जो है हम लोग अगला करेंगे। सभी लोग अपना सही आंसर बताएंगे। ठीक है, वेट कर रहे हैं, जल्दी से काउंट कीजिए। आंसर आने भी लगा है। ठीक है, 25, 20, 18, 16, 22, 12 भी बहुत लोग का। तो देखिए जिन लोग का भी अगर कम आ रहा है तो वो लोग थोड़ा खुद से भी पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, घर पे सब लोग अपना जो भी पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है तो PDF जो खोल के आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आंसर तो साथ ही में दिया रहता है, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस लेकर भी नहीं पढ़ना है, अच्छा से समझ के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मिडवाइफरी बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को पता है। 28, 22, 16, 14, 20, 13, 17, 18, 20, 22, 24 सभी लोग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि और अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी खाना खा लीजिए, सब लोग को भूख लगा होगा। कभी से उस टाइम से कमेंट आ रहा था मैम अब रहने दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल का क्लास करेंगे।
सभी लोग को गुड नाइट।